मैं पिछले 1 महीने 20-25 दिन में माधवनगर कोविड केयर सेंटर का प्रभारी रहा हूँ मैं। और वहाँ काफ़ी अव्यवस्था के पश्चात मुझे प्रभार सौंपा था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि बेड की भर्ती के लिए वहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। किसी भर्ती करने के लिए कोई एक प्रणाली होती वो मौजूद नहीं थी। और एक व्यक्ति जो अभय विश्वकर्मा है और अपने आप को माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि बताता था, वो बड़े ही गैरकानूनी तरीके से और अजीब तरीके से पलंग पर कब्जा करके और मरीजों को भर्ती करता था। मैंने अपने हिसाब से अपने लेवल पे उस बात को अभय से भी शेयर किया, उसको भी समझाया, उसको भी बात की। और एक नई एक सिस्टम वहाँ पे मैंने बनाया, टोकन सिस्टम, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंस वाला टोकन सिस्टम बनाया ताकि वहाँ पारदर्शिता रहे भर्ती होने के लिए। और जो संबंधित अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनको भी मैंने इस बात की खबर की कि यहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। सर, आपने जब वरिष्ठ को इसके संबंध में जानकारी दी तो उनका इस विषय में क्या कहना था? और आज उनने बिल्कुल मुझे सहयोग किया और उसका प्रतिबंधित भी लगाया उस समय, कुछ समय के लिए। और एक सिस्टम जो हमारा बना हुआ था उसके द्वारा भर्ती करना लगभग असंभव हो गया था। तो एक बौखलाहट सी थी ज़रूर उसमें आ गई थी इस बात को लेकर। सर, क्या कुछ तरह की किसी प्रकार की धमकियां वगैरह भी आपको दी गई इस विषय में? नहीं, व्यवस्था सुधारी तो एक रूटीन रहता है जब कभी कोई किसी भी संस्था की अव्यवस्था बनती है, बनी हुई रहती है, जब कोई आदमी जाके व्यवस्था बनाता है तो जो लोग भी जहाँ पे जिनका अव्यवस्थाओं में हित रहता है, ऐसे लोगों को नुकसान पहुँचता है तो वो सब तरह की हरकतें करते हैं। पर फिलहाल मुझे इस तरह की कोई धमकी नहीं मिली है। हाँ, मुझे व्यवस्था बनाने के लिए मुझे काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा था और बड़े ही अजीब से कि भाई मैंने वहाँ पे परिजनों का प्रवेश बंद कर दिया। तो कोविड-19 अस्पताल में परिजनों का प्रवेश निषेध है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है। ये मेरा नहीं काम है, ये तो मेरा काम है उस गाइडलाइन को पालन कराना, और वो मैंने किया और बड़ी दृढ़ता के साथ किया और आम लोगों के हित में किया ये काम। क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना भी कभी आपको मिली है कि संबंधित व्यक्ति, जो अभय नाम का व्यक्ति था जी बेड कहीं किसी को बेचने की या उसमें कोई रकम ले जी, ऐसी जानकारियाँ भी मुझे मिली है। और जो मैंने सिस्टम लागू किया था, मैंने उस सिस्टम को भी तोड़ने के लिए भी उनके द्वारा कई तरह की कोशिशें की गई, तो उसके भी मेरे पास पर्याप्त मात्रा में दस्तावेज सबूत है। ये कितने रुपए में पलंग का सौदा करते थे? अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग चीज़ें जानकारी मुझे मिली है कि वो लोग इस तरह का वहाँ पे काम हो रहा है। डिलक्स रूम है वहाँ पे, आईसीयू का डिलक्स रूम है, आईसीयू का डिलक्स रूम है वहाँ पे। अति गंभीर मरीज को ही जगह मिलनी चाहिए। और जब जाके देखा मैंने, जिनका SpO2 94 है, 95 है, वो बड़े आराम से वहाँ पे लेटे हुए हैं। और जो ज़रूरतमंद है, जिसका SpO2 50-60 के बीच में है, वो पलंग के लिए जद्दोजहद कर रहा है, बाहर पलंग के लिए बैठा हुआ है। इस पूरे विषय में आपने कभी मंत्री जी को अवगत कराया है? चूँकि मेरा फोकस अभी और अभी भी, उस समय भी और अभी भी और आने वाला काफ़ी समय में मेरा ये फोकस ये रहेगा कि मैं किस तरह से बीमारी से लड़ूं। मेरा फोकस ये रहेगा किस तरह से मैं मरीज को स्वास्थ्य करने में मदद करूं मैं। चूँकि इस तरह की जब मेरी मानसिकता थी तो मेरा कोशिश ये थी कि मैं सारी बाधाओं को दूर करके मरीजों का इलाज करूं, न कि अपना ऊर्जा किसी और तरीके पे फोकस करूं, मैं किसी की शिकायत करूं या किसी के विरुद्ध कोई बयानबाजी करूं मैं। तो मेरा वो, और अपने लेवल पे मैंने अभय से भी बात करी, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करी, सभी लोगों को मैंने इस बात का अवगत कराया कि ये इस तरह के काम यहाँ पे बंद होना चाहिए। जिले के मंत्री कौन से मंत्री जी का ये समर्थक है? वो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, उसके बाद न तो मैंने उसका आईडी देखा, पर वो अपने आप को जो माननीय मंत्री जी मोहन जी यादव है उनका प्रतिनिधि बताता था। मुझे न तो उसका कोई ऐसा आईडी दिखाया उसने, न मुझे कभी ऐसा लगा, पर वो अपने आप को ऐसा बोलता था और उन्हीं के नाम को लेके वो यहाँ पर सब लोगों की इस तरह की धोस दपट करा करता था। ये कितने समय से चल रहा था पूरा? मैं तो 20-25 दिन गया, चूँकि मैंने वहाँ देखा, जब मैं वहाँ जाके मैंने देखा तो काफ़ी समय से ये काम चल रहा था वहाँ पे। क्या इनके अलावा भी और कोई लोग संलिप्त थे वहाँ पर, या सिर्फ बेड की ही वहाँ कालाबाजारी थी, या जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको लेकर के भी कोई इस तरह? रेमडेसिविर का तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं वहाँ पे, इंजेक्शन का कोई ऐसा कालाबाजारी का। और अकेला आदमी का, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग हमारे जो माधवनगर का स्टाफ है वो उसके ज़रूर साथ में थे, क्योंकि कहाँ पे बेड खाली हो रहा है, कौन सा बेड खाली हो रहा है, ये जानकारी जो ड्यूटी डॉक्टर है, जो मेडिकल ऑफिसर है, उस तक नहीं रहती थी, पर उस तक पहुँच जाती थी। तो माधवनगर स्टाफ भी कहीं ना कहीं उसके साथ में है और एक आमूलचूल परिवर्तन वहाँ के स्टाफ में करने की आवश्यकता है। क्या ऐसे कोई प्रकरण आप बता सकते हैं कि जो इनकी इस तरह की नीतियों की वजह से ज़रूरतमंद व्यक्ति को बेड नहीं मिला और उसकी इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई हो? ऐसा तो कोई मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि बेड के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई हो। पर इस तरह की जो प्रयास है कि एक 94 वाला जिसका ऑक्सीजन जो स्वस्थ है उसको पलंग मिल जाए,
और एक जो गंभीर है उसको पलंग नहीं मिल पाया, ये एक अमानवीय है, अमानवीय। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।